कुंती आज बहुत खुश थी क्योंकि उसके घर में उसकी छोटी बहू कविता शादी करके आने वाली थी। खुशी के मारे कुंती दरवाजे की तरफ से हट ही नहीं रही थी। ये देखकर कुंती की बड़ी बहू सीता अपनी सास से कहती है, माँ जी, अभी देवरानी जी को आने में समय लगेगा। आप काफी देर से बैठी हुई हैं, ठंड भी हो रही है। आप एक काम कीजिए, आप अपने कमरे में चले जाइए। जब देवरानी जी आ जाएंगी तो मैं आपको आवाज लगा दूंगी। अरे ऐसे कैसे अपने कमरे में चली जाऊं? मेरी अमीर बहू आ रही है। तुझे पता भी है दहेज में कितना कुछ लेकर आ रही है वो। अरे सोने से लदी होगी वो। अब बड़ी बहू दहेज में तो कुछ लेकर आई नहीं, और जब छोटी बहू लेकर आ रही है तो क्यों ना रहूं उसकी ताक में मैं। इतना बोलकर कुंती एक बार फिर दरवाजे की तरफ मुंह करके बैठ जाती है। देखते ही देखते सुबह के 5 बज जाते हैं और कुंती का इंतजार खत्म होता है। उसका छोटा बेटा सौरभ और बहू कविता शादी के जोड़े में घर आते हैं, जिसके बाद कुंती उसका गृह प्रवेश करवाकर उन्हें अंदर आने को कहती है। सीता, जाओ बहू को उसका कमरा तो दिखा दो। जी माँ जी। कविता, चलो मेरे साथ। इतना बोलकर सीता जैसे ही कविता का लहंगा पकड़ने जाती है, तभी कविता सीता के ऊपर चिल्लाती हुई कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इतने महंगे लहंगे को छूने की? तुम्हें पता भी है ये लहंगा कितना महंगा है? अरे कविता बहू, क्या हो गया? अचानक से तू चिल्लाने क्यों लग गई? माँ जी, आप अपनी बड़ी बहू यानी मेरी जेठानी को समझा लीजिए। मेरा लहंगा बहुत महंगा है और मैं नहीं चाहती कि ये गंदे गंदे हाथ मेरे लहंगे पर लगाए। माफ करना कविता, लेकिन तुम्हारा लहंगा गंदा हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा इसे पकड़ लूं। पर अगर तुम्हें ये लग रहा है कि मेरे छूने से तुम्हारा लहंगा गंदा हो जाएगा, तो तुम अपने लहंगे को खुद ही संभालो। अब मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। सीता की बात का कविता कोई जवाब नहीं देती और सीता के पीछे पीछे चल देती है। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ कविता घर की जिम्मेदारियों को तो संभालना दूर, वो घर के कामों तक को हाथ नहीं लगाती। कुंती भी उसे कुछ नहीं कहती। ये देख सीता को बहुत दुख होता। ऐसे ही एक दिन कविता बाहर से एक महंगी साड़ी लिए आती है और अपनी सास को दिखाते हुए कहती है, माँ जी, ये साड़ी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। देखिए, सुंदर है ना? हाँ बहू, ये साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है। देखने में महंगी भी लग रही है। कितने की है ये साड़ी? अब माँ जी, आपकी छोटी बहू लेकर आई है आपके लिए साड़ी, तो आप अंदाजा लगा ही सकती हो कि ये साड़ी कितने की होगी। दोनों सास बहू आपस में बात कर रही होती हैं। तभी वहाँ कविता की जेठानी आ जाती है और इतनी सुंदर साड़ी देखकर वो साड़ी को अपने हाथ से पकड़ते हुए कहती है, अरे वाह कविता, ये साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है। ये साड़ी सुंदर होगी क्यों नहीं? अरे इस साड़ी में मैंने पूरी 5,000 जो लगाए हैं। आपको पता है ये साड़ी 5,000 की है? क्या बात कर रही हो कविता? ये साड़ी मार्केट में 1,500 की मिल रही है, लेकिन तुम इस पर 5,000 बुक करा गई। दीदी, आप जिस 1,500 की साड़ी की बात कर रही हैं, वो ये साड़ी नहीं है। आप जैसे गरीब लोग क्या जाने महंगी साड़ी का रेट। इतना बोलकर कविता वहाँ से चली जाती है, लेकिन सीता की आंखें भर आती है और कुंती भी उसको और भला बुरा सुनाते हुए कहती है, बहू, क्या जरूरत है तुझे कविता से उलझने की? 2 मिनट में तेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा देती है वो। देख बहू, कविता करोड़पति बाप की इकलौती औलाद है, इसीलिए तू उससे अपना कंपैरिजन करना बंद कर। इतना बोलकर कविता भी वहाँ से चली जाती है, लेकिन ये सब दूर खड़ा विकास देख रहा होता है, पर वो कुछ नहीं कहता। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ कुंती अपनी छोटी बहू और बड़ी बहू में भेदभाव करती रहती है। ऐसे ही एक दिन सीता घर में पोछा मार रही होती है, तभी कविता गंदे पैरों से बार बार इधर उधर किसी न किसी बहाने से घूमने लगती है। ये देखकर सीता उसे फटकार लगाते हुए कहती है, कविता, तुम्हें नहीं लगता यूं इस तरह चप्पल पहनकर इधर उधर घूमना तुम्हारे लिए सही नहीं है? तुम ये देख रही हो कि मैं घर में पोछा लगा रही हूँ, उसके बावजूद तुम अपनी चप्पल पहनकर किसी न किसी बहाने से इधर उधर जा रही हो। अरे जब पोछा सूख जाएगा तब घूम लेना। जेठानी जी, माफ करना, लेकिन मुझे कोई शौक नहीं है इस छोटे से मकान में इधर उधर घूमने का। वो तो मैं अपने सामान को बार बार भूल कर जा रही थी, इसलिए इधर उधर करना पड़ा, वरना मुझे कोई शौक नहीं है आपके काम पर अपने पैर लगाने का। जो भी है, लेकिन थोड़ी देर रुक जाओ। ये पोछा जब सूख जाएगा तब तुम जी भर कर इधर उधर करती रहना। 1 मिनट, आप मुझे बार बार ये इधर उधर घूमने का ताना देकर क्या कहना चाह रही हैं? आप साबित क्या करना चाहती हैं कि आप इस घर में काम करती हैं और मैं सिर्फ इधर उधर करती रहती हूँ?
वैसे मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो बिल्कुल सही लगता है। इस तरह दोनों देवरानी जेठानी में ताबड़तोड़ बहस होने लगती है। तभी वहाँ कुंती और बाकी के घर के लोग आते हैं, जहाँ वो देवरानी जेठानी का झगड़ा होते हुए देखते हैं। देखते ही देखते वो लड़ाई काफी बढ़ जाती है, जिसके बाद कुंती अपनी छोटी बहू के ऊपर ना चिल्लाते हुए बड़ी बहू सीता के ऊपर अपना गुस्सा निकालती है। सीता बहू, ये क्या बदतमीजी है, तुम इस तरह छोटी बहू के ऊपर कैसे चिल्ला रही हो? माँ जी, मैं कविता के ऊपर चिल्ला नहीं रही, बल्कि चिल्ला हो रही है। मैंने तो कविता को बस इतना कहा कि जब घर सूख जाए तब आराम से अपने काम को करते रहना, लेकिन ये है कि मेरी इस बात का बतंगड़ बना रही है। माँ जी, आप अपनी बड़ी बहू को समझा लीजिए और कह दीजिए उनसे कि जिस तरह वो मुझ पर एक छोटी सी काम को लेकर चिल्ला रही है, अगर मैंने अपने पिताजी को कह दिया तो वो उनके जैसे 10 नौकर इस घर पर रख देंगे। अगर ऐसी बात है कविता, तो तुम अपने पापा को बोल दो कि इस घर में 10 नौकर रखवा दे, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं तो अपना काम खुद करना जानती हूँ। नहीं बोल सकती ना जेठानी जी, क्योंकि मैं उन्हें ये नहीं बताना चाहती कि जिस घर में मैं शादी करके आई हूँ उस घर के लोग कैसे हैं। बड़ी बहू, तू अपना मुंह बंद कर और जा यहाँ से, नहीं तो अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। इतना बोलते बोलते कुंती का हाथ सीता के ऊपर उठ जाता है, लेकिन तभी विकास बीच में आ जाता है और अपनी माँ का हाथ पकड़ लेता है। बस माँ, बस बहुत हुआ। जब से लड़ाई हो रही है तब से मैं देख रहा हूँ, आपने अपनी छोटी बहू के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा और आप सीता को ही भला बुरा बोले जा रही है। माना कि मेरी पत्नी गरीब घर से है, वो इतना दहेज नहीं लाई जितना आपकी छोटी बहू लेकर आई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी पत्नी को कुछ भी बोलती रहोगी। बेटा विकास, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस बड़ी बहू को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। क्या कोशिश कर रही हैं आप? अरे आपने ही तो इस घर को बिखेर के रख दिया, तोड़ के रख दिया माँ, आपने घर को। अगर आपने शुरू में ही कविता को अमीर गरीब का भेद करने से रोक दिया होता तो आज मेरी पत्नी की ये हालत ना होती। पर कोई बात नहीं, आप लोगों को मेरी पत्नी से प्रॉब्लम है ना? ठीक है, मैं और मेरी पत्नी इस घर को आज और अभी छोड़ कर जा रहे हैं। विकास जी, क्या कह रहे हैं आप? अगर हमने ये घर छोड़ दिया तो हम कहाँ रहेंगे? सीता, तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? तो चलो मेरे साथ। मेरी जॉब एक MNC कंपनी में लगी है और वही लोग हमें अपना घर दे रहे हैं रहने के लिए। आज घर का माहौल कुछ ज्यादा ही खराब हो गया, जिस कारण विकास अपनी पत्नी को लेकर घर से हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है और कुंती अपनी छोटी अमीर बहू के साथ रहने लगती है। तो वहीं अब सीता और विकास अलग से एक सुकून भरे घर में रहते हैं, जहाँ सीता को कोई ताने देने वाला नहीं था। ऐसे ही एक दिन सीता विकास के साथ खाना खा रही होती है और तभी, विकास जी, आज हम अलग हैं और खुशहाल जीवन जी रहे हैं, लेकिन सोचो, जब हम माँ के साथ रहते थे तुम कितना हंसी मजाक करते थे। सेपरेट रहने में अच्छा लगता है, लेकिन वो खुशी नहीं जो परिवार वालों के साथ आती है। मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझ रहा हूँ सीता, लेकिन मैं उस घर में तुम्हें नहीं जाने दे सकता जिस घर में तुम्हें तुम्हारे मायके से जज किया जाए, तुम्हें हर वक्त ये एहसास दिलाया जाए कि तुम गरीब हो। मैं उस घर में तुम्हें नहीं जाने दे सकता जिस घर में तुम सुकून की 2 रोटी ना खा सको। हाँ, माँ ने मुझे पैदा किया है, पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन तुम मेरी जिम्मेदारी हो। विकास की बात सुनकर सीता अब उसके गले लग जाती है और इस तरह अब दोनों परिवार खुशी खुशी रहते हैं, क्योंकि अब तो ना कोई ताने देने वाला था और ना ही कोई सुनाने वाला। रीमा एक सांवले रंग की कम सुंदर दिखने वाली लड़की थी, जिसकी अभी अभी नई नई शादी हुई थी। रीमा और कबीर दोनों ही सुलझे हुए इंसान थे, कभी एक दूसरे की बातों का बुरा नहीं मानते थे। रीमा अपनी शादीशुदा जिंदगी से ज्यादा खुश नहीं थी, क्योंकि उसका पति कबीर कुछ कमाता नहीं था, बस घर में बैठकर टाइम पास करता रहता था। कबीर अपने कमरे में टीवी देख रहा होता है कि रीमा वहाँ गुस्से में आकर कबीर से बोलती है, तुम क्या घर में बैठकर टीवी देखते हो, जाकर कोई काम क्यों नहीं ढूंढते? अरे इतने गुस्से में क्यों हो भाग्यवान? कैसे गोलगप्पे की तरह मुंह फुला रखा है? और क्या करना है काम ढूंढ के? क्या करना है मतलब? कोई फिक्र है या नहीं? हमारा खर्चा कैसे चलेगा? खर्चा क्या है, खुद की किराने की दुकान है हमारी, खाने की कोई कमी नहीं है।
क्या तुम, और कपड़े भी पूरी अलमीरा भर के पड़े हैं। इतना ही नहीं, शादी में इतने कपड़े मिले हैं कि अगर चाहो तो खुद की कपड़ों की दुकान खोली जा सकती है। तुम भी ना बेवजह गुस्सा करती रहती हो। इतना बोलकर कबीर वहां से गाना गुनगुनाते हुए चला जाता है। कबीर का ऐसा रवैया देखकर रीमा और गुस्से से पागल होने लगती है। रीमा अपनी सास से बात करने की सोचती है और हॉल में बैठी अपनी सास कमला से जाकर बोलती है, मम्मी जी देखिए ना अपने नालायक बेटे को। का बोली? कुछ नहीं मम्मी जी, मैं तो बस ये कह रही थी कि आप इनको कुछ समझाइए ना कि ऐसे कैसे घर चलेगा, वो कुछ काम ही नहीं करते। क्या कहूँ बहू, मैं तो इस लड़के को समझा समझा कर थक गई हूँ कि जाकर कोई काम धंधा कर ले। अरे कम से कम अपने पापा के साथ किराने की दुकान पर ही बैठ जा, मगर ये काम चोर सुनता ही नहीं है। अब तू ही कुछ कर देख, क्या पता तेरी ही बातों का असर हो जाए। इतना बोलकर कमला वहां से चली जाती है और रीमा मन में बड़बड़ाते हुए बोलती है, हे भगवान जी, क्या ही बिगाड़ा था मैंने आपका कि इतना निकम्मा पति दिया है मुझे, जबकि मैं तो 16 सोमवार के व्रत भी किए थे ताकि अच्छा पति मिले। अब क्या ही होगा मेरा। इतना बोलकर वो उदास मन से अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। अगले दिन सुबह जाकर अपनी सास के कमरे में उससे बोलती है, मम्मी जी मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ बोलो। मम्मी जी, क्या मैं बाहर स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जा सकती हूँ? तो तुझे मैडम बनना है? मैडम बनकर बच्चों को पढ़ाना है? जी मम्मी जी। तू इस घर की नई नवेली दुल्हन है और तुझे मैडम बनने बाहर जाना है? अरे मोहल्ले वाले क्या कहेंगे कि घर की नई नवेली दुल्हन बाहर मैडम बनी घूम रही है। क्या इज्जत रह जाएगी हमारी समाज में। देखिए मम्मी जी, अभी मैंने बस सोची है कि मैं स्कूल में पढ़ाने जाऊंगी। क्या पता मेरे बाहर जाकर काम करने की बात सुन के ही आपके बेटे में कोई बदलाव देखने को मिल जाए और वो भी काम करने लग जाएं। कह तो ये भी सही रही है, क्या पता इतना सब सुन के उस काम चोर को अपनी इज्जत का ख्याल आ जाए और वो इसे कोई काम करने ना दे और खुद ही काम करने लग जाए। मम्मी जी किस सोच में पड़ गई। ठीक है, मैं तेरे ससुर जी से बात करके बताती हूँ। अभी तू ज्यादा मैडम ना बन और जाकर देख कबीर को कुछ चाहिए तो नहीं। कबीर ना हुआ कबीर सिंह हो गया। जाकर देखो कि नवाब साहब को कुछ चाहिए तो नहीं। ऐसा बड़बड़ाते हुए वो अपने कमरे में जाकर देखती है कि कबीर वहां सो रहा होता है। ये देखो, माँ के लाल को सोने में बिजी है और मैं इस चिंता में हूँ कि इनको काम की अहमियत कैसे बताई जाए। रीमा कबीर को जगाते हुए बोलती है, अजी सुनते हो, आज पूरा दिन सोते ही रहोगे क्या? गीत गाता चल, राही गुनगुनाता चल। सोने दो ना रीमा, क्यों परेशान कर रही हो? ठीक है सो लो, नहीं कर रही परेशान। वैसे भी कल से मैं रहूंगी ही नहीं तुम्हें परेशान करने को। क्या क्या बोला तुमने? कहाँ जा रही हो तुम? नहीं तो मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं तो मजाक कर रही थी ताकि तुम जग जाओ। रीमा अभी कबीर को कुछ बताना नहीं चाहती थी, इसलिए वो बात को घुमा देती है। तभी कबीर उससे बोलता है, अच्छा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। चलो जाओ, फ्रेश होकर अपनी मम्मी के पास चले जाओ, वो तुम्हें बुला रही थी। इतना बोलकर रीमा अपना काम करने चली जाती है और कबीर अपनी माँ कमला के पास जाकर बात करने लगता है। कमला उसे बताती है कि रीमा को स्कूल में पढ़ाने जाना है, मैडम बनना है। ये सुनकर कबीर परेशान हो जाता है और रीमा से बात करने के लिए अपने कमरे में जाकर रीमा से बोलता है, रीमा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम्हारे कान है, तुम क्या सुन रहे हो मुझे कैसे पता?
मजाक मत करो, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। तुम स्कूल में पढ़ाने जा रही हो? हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना है। मैंने इस बारे में मम्मी जी से पूछ लिया है और उन्हें भी इससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ? अगर तुम स्कूल पढ़ाने चली जाओगी तो मेरा क्या होगा? लोग मुझे निकम्मा बोलेंगे, बोलेंगे कि मैं अपनी पत्नी का ख्याल ठीक से नहीं रख पाता, इसीलिए उसे बाहर जाकर काम करना पड़ता है। देखिए, अब आपकी शादी हो गई है, आपका खुद का परिवार है, आपको काम करना है, तो आप इसलिए काम मत कीजिए कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि ये सोचकर काम कीजिए कि आप अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने परिवार की ज़रूरतों का ख्याल रखें। बाहर वालों का तो काम ही है दूसरों की बुराई करना। रात को खाना खाकर सभी सोने चले जाते हैं। रीमा भी जाकर अपने कमरे में सो जाती है, पर कबीर को रात भर नींद नहीं आती। उसके दिमाग में रीमा की कही सारी बातें घूम रही होती हैं। ऐसे ही सारी रात बातें सोचते सोचते सुबह हो जाती है और रीमा जल्दी उठकर घर का सारा काम खत्म करके स्कूल जाने के लिए निकल ही रही होती है कि वो देखती है कि कबीर भी तैयार होकर बैठा है। क्या बात है, आप तो आज जल्दी उठ गए और नहा धोकर तैयार भी हो गए। कबीर, जल्दी उठकर बहू को स्कूल छोड़ने जा रहा होगा ना? चल अच्छा है, इसी बहाने तू भी थोड़ा बाहर की हवा खा लिया करेगा। सुबह जाकर मैडम को स्कूल छोड़ आएगा, दोपहर में ले आएगा। इसी बहाने ये जो दहेज में बाइक मिली थी ये भी चल जाएगी। जब से मिली है ऐसे ही पड़ी है घर में। माँ बस भी करो, और कितना ताना मारोगी? मैं कोई तुम्हारी बहू को स्कूल छोड़ने जाने के लिए जल्दी नहीं उठा हूँ। तुम्हारी बहू तो खुद ही इतनी समझदार है कि खुद ही आ और जा सकती है। सभी कबीर की बात सुनकर हैरान थे। हे भगवान, पहले तो मेरा पति कामचोर था, मेरे काम पे जाने की खबर सुनकर तो ये पागल ही हो गया है लगता है। मैं पिताजी के साथ दुकान पर जाने के लिए तैयार हूँ। जब तक मुझे कोई काम नहीं मिल जाता तब तक मैं पिताजी के साथ दुकान पर बैठूंगा। ये सच है या सपना? ये कोई सपना नहीं है, मैं सच में काम ढूंढने जा रहा हूँ। तुमने कल जो बात कही वो मेरे दिल को छू गई और मुझे मेरी गलतियों का एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था। बहू, तूने सच ही कहा था, तेरी तरकीब काम कर गई। तुझे भी अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना ही मैडम बनकर किसी को पढ़ाने की जरूरत है। तू आराम से घर में काम कर। अब तो बस कबीर काम पे जाने लगा है। मैं यही तो चाहती थी। कमला की बातें सुनकर रीमा उदास हो गई और बोली, ठीक है मम्मी जी, जैसा आपको ठीक लगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। रीमा ने स्कूल में पढ़ाने का सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। वैसे भी घर में कितना काम होता है जिसके लिए वो काम पर नहीं जा सकती। कबीर की बातों को सुनकर रीमा मन ही मन सोचने लगी कि मैं तो कबीर को निकम्मा और नालायक समझ रही थी, मगर ये तो बहुत ही समझदार और सुलझे हुए इंसान है। सभी कबीर और रीमा की बातों से सहमत हो गए और अपने अपने काम पर चले गए।